सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम वाक्य तथा वाक्य के अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वाक्य क्या है? अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें वाक्य की मदद लेनी पड़ती है। वाक्य से बोलने या लिखने वाले के आशय का बोध होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि किसी भी वाक्य में शब्दों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए और उस शब्द का पूरा अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। इस प्रकार परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता का आशय प्रकट होता है वो वाक्य होता है। जैसे श्री राम ने धर्म की स्थापना की, मोहन बीमार है, विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं, वह धीरे धीरे लिखता है। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद हमें पूरी तरह से इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। श्री राम ने क्या किया? धर्म की स्थापना की। मोहन क्या? मोहन बीमार है। विद्यार्थी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। वह धीरे धीरे लिखता है। अतः हम ये देखते हैं कि इससे इसका पूरा अर्थ हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। वाक्य के अनिवार्य तत्व क्या होते हैं? आकांक्षा, योग्यता और क्रमबद्धता। यह तीन वाक्य के अनिवार्य तत्व होते हैं। तो आइए जानते हैं आकांक्षा क्या होता है। वाक्य में एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों को जानने की जो उत्सुकता पैदा होती है उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे सुरेश खाता है। इस वाक्य को बोलने के बाद हमारे मन में ये बात उठती है कि सुरेश क्या खाता है। ये जानने की उत्सुकता होती है कि सुरेश क्या खाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। राम ने धर्म की स्थापना की। अगर हम बोलते राम ने क्या, एक पद को सुनने के बाद राम ने क्या किया, तो धर्म की स्थापना की। यानी एक पद को सुनने या जानने के बाद आगे के पदों को जो जानने की उत्सुकता, बेचैनी हमारे मन में पैदा होती है उसे हम आकांक्षा करते हैं। आगे योग्यता। अब योग्यता क्या होता है? जब वाक्य में प्रत्येक पद अर्थबोध की क्षमता रखता हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता विद्यमान हो। जैसे चिड़िया पंख के सहारे उड़ती है, वह कलम से लिख रहा है, हम काम करने जा रहे हैं। अब यदि यहाँ पे ये लिखा गया होता कि चिड़िया पैरों के सहारे उड़ती है तो ये वाक्य सही वाक्य नहीं होता, क्योंकि चिड़िया पैर से नहीं बल्कि पंख से उड़ती है। वह कलम से खाता है। क्या ये योग्य वाक्य है? इसमें अर्थ स्पष्ट करने की योग्यता है? नहीं है। हम काम उठाने जा रहे हैं? नहीं, हम काम करने जा रहे हैं। अतः वाक्य में प्रत्येक पद अर्थबोध की क्षमता रखता हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में उचित योग्यता विद्यमान है। क्रमबद्धता। वाक्य के आवश्यक तत्वों में क्रमबद्धता है। वाक्य में क्रम वास्तव में आकांक्षा और योग्यता के विधान को पूर्णता प्रदान करता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों या शब्दों के समुचित स्थापन को क्रम कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, एक क्रम में लिखा हुआ है, इसलिए यह अर्थ को प्रदान कर रहा है, सही अर्थ दे रहा है। अब इसके जगह पे यदि लिखा जाए पढ़ी पुस्तक मैंने, यह सही क्रम में नहीं लिखा है तो यह सही अर्थ प्रदान नहीं करेगा। मैं घूमने जा रहा हूँ, इसके जगह पे लिखा जाए हूँ रहा मैं घूमने, तो क्या यह सही अर्थ प्रदान कर रहा है? नहीं कर रहा है। इस तरह से वाक्य में क्रमबद्धता का होना आवश्यक है, तभी जाके वाक्य
सही अर्थ प्रदान करेगा। अब हम आगे देखते हैं वाक्य के अंग या घटक क्या होता है। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के अंग अथवा घटक कहते हैं। वाक्य के अनिवार्य अंग है कर्ता एवं क्रिया। इसके बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती है। यानी एक वाक्य में कर्ता और क्रिया यदि नहीं हो तो वाक्य संपूर्ण नहीं होता है। जैसे मोहन जाएगा, मीरा नाचेगी। वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों होते हैं, परंतु कई बार कर्म के बिना भी वाक्य पूर्ण होता है। केवल कर्ता और क्रिया के द्वारा भी वाक्य संपूर्ण होता है। मोहन जाएगा, मोहन करता है, क्रिया क्या है? जाएगा। मीरा नाचेगी, इसमें कर्ता कौन है? मीरा। क्रिया क्या है? नाचेगी, नाचना क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया पक्ष के अनुसार वाक्य के दो घटक माने गए हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो आइए जानते हैं उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इसमें हम किसके बारे में बात किए? श्याम ने बाजार से फल लिए। इस वाक्य में कर्ता कौन है? श्याम है। कर्ता ही उद्देश्य है। यानी इस वाक्य में श्याम के बारे में बातें की जा रही है, तो श्याम हो गया उद्देश्य। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस वाक्य में हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। पतंग उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है? बच्चे उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ता, बच्चे कर्ता हैं, तो कर्ता ही उद्देश्य होता है। अतः सीधे सीधे आप ये समझो कि किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, क्योंकि कर्ता के बारे में ही बात की जाती है। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वही उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं विधेय क्या है। वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए। किसके बारे में बात की जा रही है? श्याम के बारे में। श्याम क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। अब श्याम के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं? श्याम के बारे में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर श्याम के बारे में यह कहा जा रहा है कि उसने बाजार से फल लिए। तो बाजार से फल लिए ये हो गया विधेय। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे उद्देश्य हैं। उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं विधेय हो गया। अतः हम इस वाक्य में देखें कि बाजार से फल लिए तथा पतंग उड़ा रहे हैं, ये विधेय है। अब आपको यह स्पष्ट हो गया कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें उद्देश्य क्या है? इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? विद्यार्थी के बारे में, यानी कर्ता के बारे में। कर्ता कौन है? विद्यार्थी है। याद रखिए, कर्ता ही उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य है। यानी यहाँ विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है, तो विद्यार्थी क्या हुआ? उद्देश्य हो गया। विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या बातें हो रही है विद्यार्थी के बारे में? कि विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल खेल रहे हैं, ये विधेय हो गया। तो आज की कक्षा में हमने जाना वाक्य क्या होता है और वाक्य के आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में वाक्य के भेदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।